आज जिस विधानसभा सीट की हम बात करने वाले हैं उस विधानसभा सीट का नाम है देहरा। हम आपको ये बताते हैं कि वहां पर स्थितियां क्या है, मुद्दे क्या है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी एंट्री हो गई, किसका एग्जिट हो गया, कौन किससे नाराज है, कौन किसके साथ मिल रहा है। तमाम अंदर की बातें हम आपको बताते हैं। अब जबकि हम दोबारा चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं, 2-2.5 महीने में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीते थे होशियार सिंह, वो बीजेपी में आ जाते हैं। बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। अब यहाँ पे जो नई एंट्री है उसकी बात हम करेंगे, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष जी हैं। बीजेपी सरप्राइजिंग फैसले लेने के लिए मानी जाती है कि ऐसा कोई चेहरा आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो नहीं आ जाएगा, ऐसी कोई चीजें तो नहीं कि सीटें स्वाइप की जाएंगी, अच्छा आप यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए। नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हिमाचल महासंग्राम 2022। हिमाचल महासंग्राम 2022 में हम हर बार एक नई विधानसभा सीट की बात करते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि वहां पर स्थितियां क्या है, मुद्दे क्या है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी एंट्री हो गई, किसका एग्जिट हो गया, कौन किससे नाराज है, कौन किसके साथ मिल रहा है। तमाम अंदर की बातें हम आपको बताते हैं। आज जिस विधानसभा सीट की हम बात करने वाले हैं उस विधानसभा सीट का नाम है देहरा। जी, ये कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। सीट का नाम देहरा है और इस सीट की खासियत ये है कि इस सीट में पिछली बार बीजेपी कांग्रेस दोनों धाराशायी हो गए थे और यहां से जीते थे होशियार सिंह, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इस सब के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट ये रही कि अब जबकि हम दोबारा चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं, 2-2.5 महीने में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीते थे होशियार सिंह, वो बीजेपी में आ जाते हैं। बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। अब कहानी ये है कि गणित जो है वो बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा? कि वो बीजेपी में तो आ गए, लेकिन बीजेपी से यहां जो पिछली बार चुनाव हारे थे ठाकुर रविंदर रवि, वो भी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। 5 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। और यहाँ से जो कांग्रेस की हारी थी, बहुत वरिष्ठ नेता विप्लव ठाकुर, उनको बहुत कम वोट मिला था यहाँ से। अब कहानी ये है कि जो यहाँ पे सवाल ये खड़े होते हैं कि देहरा में इस बार बीजेपी का विधायक कौन होगा। बड़ा सवाल है, क्योंकि पीछे कहा जा रहा था कि ये बीजेपी में आ गए हैं तो हो सकता है होशियार सिंह को टिकट मिल जाए, लेकिन माना ये जा रहा है कि ठाकुर रविंदर रवि नाराज थे उनके आने से। लेकिन खबर ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में जैसी बयानबाजी हुई है तो हाईकमांड खुद ही चिंता में है कि रविंदर रवि को दें या होशियार सिंह को दें या दोनों को ना दें। कहानी कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस देख रही है कि यहाँ पे किसको लिया जाए, क्योंकि पिछली बार वरिष्ठ नेता बुरी तरह से सिर्फ 15-16% वोट मिले थे। अब यहाँ पे जो नई एंट्री है उसकी बात हम करेंगे, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष जी हैं। कहानी इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यहाँ ये आम आदमी पार्टी का एक गढ़ के तौर पे नजर आ रहा है इस बार। और 68 सीटों में से जो सबसे ज्यादा फोकस आम आदमी पार्टी का किसी सीट पर है तो इस सीट पर है। क्यों है, क्या होगा, तमाम तरह की बातें करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी का, जो हिमाचल में पिछले 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और हिमाचल की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और करीबी नजर रखते हैं। इस बार जो देहरा विधानसभा सीट है, शायद कोई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट वहां से ना लड़ता हो, कभी चर्चा में ना आती हो, लेकिन इस बार कुलदीप क्या लगता है कि वहां पर जो समीकरण है और इंटरेस्ट है वो एकदम से क्यों बढ़ गया है सभी पार्टीज का? कारण ये है कि भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, हर बार एक बार नया कैंडिडेट आ जाता है वहाँ पर देहरा में। तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, काफी सालों से देख रहे हैं हम लोग। तो इसका भी एक अब जो है थोड़ा लोगों का विश्वास थोड़ा इन दोनों दलों से हटने लगा है। उसका कारण भी है कि यहाँ के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं, जिसकी तरफ राजनीतिक पार्टियों का कोई रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। पार्टी में एमएलए आते हैं, अपना टर्म पूरा किया, उसके बाद दूसरी बार टर्म उनको मिलता नहीं है। तो ये भी कारण है। और अगर हम उनकी बात करें, मुद्दों की बात करें,
तो यहाँ एक 2-3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे एक तो यहाँ जो पाउंड से विस्थापित हुए हैं यहाँ लोग, उनको जो मुरब्बे मिलने थे, विस्थापित हुए थे, उनका विस्थापन जो अभी उनका होना था, अपना पुनर्स्थापन होना था उनका दोबारा, वो अभी तक सुनिश्चित नहीं कर पाई। कोई भी, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, वो अभी तक विस्थापन उनका सही प्रकार से नहीं हो पाया है। और ये लोग काफ़ी समय से डिमांड करते रहते हैं और हर बारी उनको, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या अभी निर्दलीय जी ऐसे रहे हैं, तो सभी लोग वो उठाते हैं मुद्दे, लेकिन वो उस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंच पाई जो उनकी उम्मीदें थी। तो वो लोग भी काफ़ी प्रभावित हैं इस विधानसभा में, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कांगड़ा में, जिसका एक कुछ जो एरिया बनना था, वो हमारा देरा कंस्टिट्यूंसी में बनना था। अनुराग ठाकुर जी एमपी हैं, कई बार उठाते हैं कि वो खींचातानी चली थी, कुछ धर्मशाला में कुछ देरा में चाहिए, तो वो भी अभी तक उस पे भी कुछ ज़्यादा कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। 2 टर्म अनुराग जी भी एमपी यहाँ से रह चुके हैं, वो भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नज़र नहीं आ रही है कि देरा में जो खुलना था एक सेंटर उनका केंद्रीय विद्यालय का, वो अभी तक नहीं हो रहे। नंबर 2 बात, यहाँ रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार बहुत कम संख्या में है यहाँ। लोग रोजगार ना होने की वजह से बड़े परेशान हैं युवा, और नशे की तरफ चले जाते हैं। नशे की तरफ जाने से युवा वर्ग बिगड़ रहा है। ये काफ़ी परिवारों को सालता है कि भी हमारे लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कहीं रोजगार नहीं मिलता। और काफ़ी सारे परिवार यहाँ ऐसे हैं जो यहाँ से निकल गए, वो हमारे डिफेंस की तरफ जाते हैं। जो एक डिफेंस के बहुत सारे परिवार ऐसे हैं देरा में जो डिफेंस से संबंधित हैं, और उनकी समस्याएं अलग अलग डिफरेंस तरीके की हैं। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके लोग यहाँ रहते हैं, और वो सब कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहे आपने हैं। एक बड़ा अभी दिलचस्प पॉइंट यहाँ पर आपने जिक्र किया है कि यहाँ पर जो डिफेंस से लेके लोग हैं, मतलब 8 से 10,000 परिवार यहाँ पर रहते होंगे, या 8 से 10,000 वोटर हम कह सकते हैं, आंकड़ा हो सकता है कुछ भी। 75 से 76,000 का टोटल वोट जो है वो यहाँ पर पड़ता है, और ऐड होंगे तो 80 तक हो सकता है पहुंच जाए। और पिछली बार का अगर हम आंकड़ा देखें तो 24,000 होशियार सिंह पाते हैं, 20,000 के करीब 100-200 वोट ऊपर रख लीजिए बीजेपी के विधायक पाते हैं, और 8,000 के करीब जो है वो कांग्रेस के विधायक पाते हैं। हार जीत का अंतर हारने वाले और जीतने वाले में 4,000 का था। अब जब पिछली बार आम आदमी पार्टी नहीं थी, एक बड़ा फैक्टर है, और देरा में 1967 में भी निर्दलीय जीत चुके हैं, अभी पीछे भी निर्दलीय जीते हैं। यानी कि बड़ा फैक्टर ये है कि पहली बात तो देरा के लोग हैं, जैसे आपने कहा कि चेंज में विश्वास रखते हैं कि भाई बदलना है हमें। दूसरा फैक्टर, आम आदमी पार्टी के एंटर होने से एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष हैं, एक तो वो डिफेंस परिवार से आते हैं, एक अपने बैकग्राउंड उनका वो हो गया। दूसरा, उनकी जो एक्टिविटी देखी जा रही है, जिस तरह से लोगों से वो मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपने फैक्ट्स रख रहे हैं, और लोगों का जो झुकाव है और उनका जो बैकग्राउंड है, जब हमने भी उनका इंटरव्यू किया था तो हमें पता लगा था कि वो पिछले 3-4 साल से इस एरिया में एग्रेसिव थे, पूरी एक्टिवली काम कर रहे थे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में जाके बच्चों को पूरा वो मोटिवेट करते थे, उनको गाइड करते थे कि क्या करना चाहिए। इस सब के बीच और आम आदमी पार्टी का यहाँ पे फोकस होना, तो क्या लगता है कि इस बार एक हम बड़ी तस्वीर देखें तो दोनों पार्टियां पिछली बार तो धाराशायी हुई थी, इस बार भी वो गणित जो बनता नजर आ रहा है? इस बार जो नयापन दिख रहा है कि युवा जो है मनीष जी हैं, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष कुमार जी हैं, वो एक उभरता हुआ इसलिए चेहरा है कि आर्मी से बैकग्राउंड से है, उनका परिवार भी आर्मी बैकग्राउंड से है। उनका, अगर हम उनकी एक्टिविटीज देखें, वो रिटायरमेंट आने के बाद से वो कंटिन्यू इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और ज्यादातर वो युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। वो कोई पैसे लेके या कुछ और नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लोगों के बीच में जुड़े रहे। और एक यूथ वर्ग है, वो उनके साथ जुड़ना चाह रहा है। उसका, क्योंकि रुझान, लोगों का रुझान जैसे युवा होते हैं, उनका रोजगार की तरफ होता है, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ होता है, और अगर वो थोड़ा सा विमर्श हुए तो वो नक्शे की तरफ भी जा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा अच्छा एक मैसेज आ रहा है युवाओं में मनीष जी की तरफ से। तो एक तो ये कारण भी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मुद्दे उठाने थे, अभी होशियार सिंह जी थे, और उनकी जैसे जिस तरीके से शैली रही है,
और अभी जो मंत्री रहे हैं पिछले 5 बार, रविंद्र रवि जी को हम देख लें, सरकार में रहे हैं, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए, एमएलए नहीं बन पाए हैं, तो उसका थोड़ा-सा प्रभाव दिख रहा है कि यहाँ काम पिछड़े हैं। अगर हम पार्टी वाइज बात करें, सबसे पहले अगर हम बीजेपी को ही एनालिसिस कर लें, तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा यहाँ से? ये सबसे बड़ा दक्ष प्रश्न इसे इस वक्त कह सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी इस गफलत में है कि रविंद्र रवि को यहाँ से उतारे हैं, वो पिछली बार हारे थे, मार्जिन बहुत कम था। वो होशियार सिंह को यहाँ से उतारे, अभी पार्टी का दामन थामा है, लेकिन बयानबाजी चल रही है। या फिर सरप्राइजिंग तौर पे बीजेपी किसी चेहरे को यहाँ पे ला सकती है? क्या गणित है इस बार? मेरा जो अपना आकलन कह रहा है कि इस बारी जो देरा विधानसभा है, बिल्कुल नया चेहरा बीजेपी देगी। अच्छा, दोनों में से किसी को नहीं देगा, आपको ऐसा लग रहा है? मेरा ऐसा आकलन कह रहा है कि नया चेहरा आएगा वहां से, और अगर नहीं आता है तो क्या सेकंड नंबर पे होशियार सिंह है। होशियार सिंह को अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या फिर वो अपनी इंडिपेंडेंट वाली चाल चलेंगे, फिर वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है सर, कि अभी बीजेपी में आए हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाना है वहां पर, और कुछ इस तरीके की उन्होंने जो बयानबाजी हुई है पार्टी संगठन के खिलाफ, और अभी भी कुछ जैसे हमारे पिछले दिनों हम कुछ बीजेपी नेताओं से बात कर रहे थे देरा से संबंधित, तो उन्होंने बोला कुछ मंडल के लोग नाराज चल रहे हैं, और उन्होंने जो बयानबाजी की है कि जिस तरीके से भी कुछ बात आई है कि भी कांगड़ा हार जाएगा, लेकिन मैं अकेली सीट होगी जो देरा से जीतूंगा, ये एक बयानबाजी भारी पड़ सकती है। ये बयानबाजी उनकी भाजपा के खिलाफ चलिए, नाम तो अभी हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसे कि कुलदीप ने अभी बताया कि हो सकता है कि बीजेपी सरप्राइजिंग फैसले लेने के लिए मानी जाती है, कि ऐसा कोई चेहरा आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो नहीं आ जाएगा, ऐसी कोई चीजें तो नहीं कि सीटें स्वाइप की जाएंगी, अच्छा आप यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए। आप लोग तो हिमाचल के रहने वाले हैं, जरा समझिए, सोच विचार लगाइए कि हम किस और इशारा करें। लेकिन ऐसे गणित बनते दिख रहे हैं कि बीजेपी इस सीट को अगर जीतना चाहती है या फिर रेस में बने रहना चाहती है, तो पहले तो अंतरकलह खत्म करनी पड़ेगी। जो एक रिजेंटमेंट हुई कि पार्टी ने जो है वो, ऐसा कहा जा रहा है कि पूछा नहीं है, और होशियार सिंह की एंट्री बीजेपी में हो गई। रविंद्र रवि वरिष्ठ नेता हैं, वो पिछले दिनों सुर्खियां उनकी बात बनती रही कि इलेक्शन तो जरूर लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे पता नहीं। और इस सब के बीच ये मान जाना कि आसपास की सीटों पे चेहरे जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस की बात करें, बिल्कुल एकदम सन्नाटा सा भी लग रहा है, क्योंकि विक्लव ठाकुर भी एज काफी हो गई है, वहां से पिछली बार हारे बड़े मार्जिन से हैं, तीसरे नंबर पर रहे। क्या लगता है कांग्रेस इस बार कहाँ दाव खेलने वाली है? मेरा मानना है कि देरा में कांग्रेस ने अभी जो विप्लव ठाकुर जी थी, वो एक चूक गई नेता है, और अभी वो जिस सरकार से अभी 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई है, मीडिया में भी खबर रही है कि धरती पुत्र के लिए मांग कर रहे हैं टिकट के लिए, तो अभी वो वहां पर जो कांग्रेस की सेकंड लाइनअप है, वो लाइन में लगी हुई है, कुछ नाम सामने आ रहे हैं उसमें। पर या कांग्रेस पार्टी भी कोई नेता पैराशूट से उतार सकती है? नहीं, कांग्रेस का जो है वहाँ मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस की सेकंड लाइन से ही कोई कैंडिडेट आएगा देरा में, और लेकिन वहाँ मेरा मानना है कि थोड़ा सा आपसी कलह जरूर है वहाँ पर कांग्रेस में। मैं वही कह थोड़ा रहा था उसका नुकसान हो रहा है, जो कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि अगर आप नया पिछली बार का गणित आप देखो तो 24, 20 और 8800 ये वोट का प्रतिशत रहा था, और इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री होने के बाद यही वोट और डिवाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए पिछली बार अगर 24,000 वोट पाने वाला जीत गया, तो हो सकता है इस बार 18,000 पाने वाला जीत जाए। इस बार वोटर मार्जिन कम रहेगा। और अगर हम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष की बात करें, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, अब हो सकते हैं इसलिए कह रहे हैं, जब तक टिकट हाथ में ना आ जाए तो प्रोबेबल ही रहता है हर बंदा पार्टी किसको देने वाली है, लेकिन अभी क्योंकि वो वहां पर एग्रेसिवली एक्टिवली काम कर रहे हैं, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। तो अगर वो जो आर्मी बैकग्राउंड से वहां पे जो वोटर्स हैं उनका वोट पा जाए, जो 8-10 हजार के करीब है, और उसके बाद यूथ में जिस तरह वो घूमे हैं वो वोट पा जाएं, और अगर इधर पार्टियों की फूट की वजह से वोट आ जाए, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा गणित हो सकता है, प्लस पॉइंट हो सकता है आप पार्टी के लिए। और मनीष जी एक चेहरा बन रहे हैं देरा के लिए, और आने वाले टाइम में शायद हम उनको विधानसभा में भी देख सकते हैं अभी, लेकिन अभी चेहरा जब तक पार्टी की टिकट फाइनल ना हो जाए, टिकट फाइनल ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी की टिकट आएगी, कांग्रेस की आएगी, बहुत सारे चीजें चेंज होंगी। लेकिन आज की घड़ी में अगर बात करें, अगर हम फेस यानी कि बीजेपी अभी बताएगी, कांग्रेस अभी बताएगी, आम आदमी पार्टी बताने की कगार पे है,
तो आज ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में पहली ऐसी सीट के विषय में हम बात कर रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा एज नजर आ रहा है, अगर हम धरातल पे देखें। अब एज का मतलब ये होता है कि देखिए, वो कहते हैं ना कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक अंतिम ईवीएम खुल ना जाए, अंतिम वोट काउंट ना हो जाए, और ऐसे क्रिकेट में अंतिम बॉल जब तक ना फेंक दी जाए तब तक कहा नहीं जा सकता हार जीत का। हम बात करते हैं एज की, तो आज थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट में दिख रही है, या कह सकते हैं अच्छी स्थिति में आम आदमी पार्टी दिख रही है। और कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के ठीक पीछे खड़ी बीजेपी नजर आ रही है, और उससे ठीक पीछे कांग्रेस। अब जब खिलाड़ी अनाउंस हो जाएंगे, जब चेहरे सामने आ जाएंगे, तब इंटरेस्टिंग होगा देखना, जब हम दोबारा एक बार आपके लिए महासंग्राम लेके आएंगे कि चेहरे फाइनल हो चुके हैं। अब क्या लगता है, क्या कहिएगा कुलदीप? तो ये टिकटों पे डिपेंड है कि टिकट किसको देते हैं, आप पार्टी किसको देते हैं, मजबूत कद्दावर नेता को देते हैं या कोई और दूसरे को नेता को देते हैं। उधर बीजेपी में भी ये संशय की स्थिति बनी है, कांग्रेस में भी इसी तरीके की स्थिति है। पर जो ज़्यादा अभी प्रोबेबल लग रहा है, हमें आप पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है कि वहाँ एक अकेला कैंडिडेट है जो बहुत मजबूती से आगे चला हुआ है। हम फेवर नहीं कर रहे हैं उनका, लेकिन जो स्थिति है हमने विधानसभा ग्राउंड पे आपने देखा हमने है, ग्राउंड लेवल पे हमने किया है, जो आपने चीजें देखी है वहां पे, वो ग्राउंड लेवल हमने जो चेक किया है उस हिसाब से आप पार्टी बहुत एक्टिव लग रही है। होशियार सिंह जी भी एक्टिव है बीजेपी से, जो अभी जो बीजेपी में आए हैं। पर वहां पे कंफ्यूजन ये है ना कि लेकिन वो पिछले बार के जो मुद्दे थे वो अभी अधूरे पड़े हैं। कुछ जो उन्होंने कुछ दिए थे, लोगों को विश्वास दिलाया था मैं आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, वो मुद्दे अभी कुछ अधूरे पड़े हैं। इसकी वजह से वो लोगों को सामना करने में थोड़ा दिक्कत का सामना कर रहे हैं। अब वो देखना ये है कि भाजपा के साथ आने पर उनको का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। उधर कांग्रेस भी अपना जोर पूरा लगाएगी, और मेरा जहाँ तक चांस है कि ये जो विधानसभा से ही कोई लोकल उम्मीदवार वहाँ होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। देरा विधानसभा का एनालाइज हम कर रहे थे, देखते हैं वहां पे कमल खिलता है या हाथ मजबूत होता है या फिर झाड़ू चल जाता है। इंतजार कीजिए, जब चेहरे अनाउंस होंगे तो एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। और आप जिस तरह से हमें रिस्पांस दे रहे हैं, जिस तरह से आप हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, वो चाहे टू द पॉइंट हो या महासंग्राम हो, ग्राउंड जीरो हो, बस में सरकार हो, वो आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का मौसम है और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो कार्यक्रम जो चुनाव से जुड़ा हो, हर वो कार्यक्रम जो आपको अपडेट करता हो इलेक्शन पे, और इलेक्शन की आपको हर न्यूज सबसे पहले, चाहे ना मिले पर सबसे सटीक यही मिलेगी इसी चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे आपसे एक नई विधानसभा सीट के आंकलन के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।